ये बात है 1798। अभी हिंदुस्तान में डायरेक्ट ये कह ले इनडायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सी की हुकूमत, जिसकी गवर्नेंस पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस। अब आप ध्यान से समझिए कि गवर्नेंस पॉलिसी के नाम पर किस तरह हिंदुस्तान को ब्रिटिश सब धमकाया करती थी और फिर गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था। और यही सेम पॉलिसी आज अमेरिका मिडिल ईस्ट के साथ अपना रही है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ यही पॉलिसी अपनाना चाहती। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सी की गवर्नेंस पॉलिसी यानी सब्सिडरी अलायंस में इंडियन राजा नवाबों को ब्रिटिश आर्मी अपने राज्य में रखनी होगी, ये कहना था। उसका पूरा खर्चा नवाब को उठा पड़ेगा। यही नहीं बल्कि राजा किसी और यूरोपियन पावर से समझौता भी नहीं कर सकता और ना ही बिना ब्रिटिश परमिशन के किसी से युद्ध कर सकता है। यानी राजा हो या नवाब को अपना फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल ब्रिटिश को देना पड़ेगा। अब आप मौजूदा वक्त के ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को समझते हुए चलिए। कुछ अरब रीजन में आज भी मोनार्की है, यानी एक सुल्तान की बादशाहत जो कभी भी खत्म नहीं करना चाहता, और सुल्तान अपनी हुकूमत को बचाए रखने की अमेरिका के पॉलिसी को अपनाता है और अरब रीजन में एयर बेस बनाकर सिक्योरिटी के नाम पैसे भी खाता है और उस पर निगरानी भी रखता है। यहाँ 1798 में लॉर्ड वेल्सी की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ने राजा नवाब को समझिए कठपुतली बनाकर रख दिया था और इसी तरह अगले सदी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर हुकूमत करती रही। पर अभी पूरी तरह से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत अभी नहीं थी। हिंदुस्तानी रियासतों पे अभी भी राजाओं नवाबों की ब्रिटिश कठपुतली ही सही पर अपने रियासत का बादशाह तो है। जैसे दिल्ली में मुगल बादशाह, इसी तरह झांसी, सतारा, नागपुर और फिर कई छोटे छोटे रियासतें अपने अपने दायरे तक हुकूमत कर रही थी। और फिर ब्रिटिश का मेनली कंट्रोल जो था वो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तक सीमित था। ब्रिटिश अपनी हुकूमत के दायरे को और भी फैलाना चाहती थी, पर हिंदुस्तानी रियासतों के होने से ब्रिटिश अपनी दायरे को बढ़ा नहीं पा रहा। फिर आता है साल 1847। ब्रिटिश एक नया गवर्नर लाता है नए पॉलिसी के साथ। नाम था लॉर्ड हार्डिंज, जिसकी गवर्नेंस पॉलिसी में एजुकेशन को बढ़ावा मिलती है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देती है, इंडियन कस्टम के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आती है, इंडियन सोल्जर्स के वेतन और फैसिलिटीज पर पूरा ध्यान देती है, एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं बल्कि स्टेबल गवर्नेंस चलाती है, इंडियन राजाओं के साथ फ्रेंडली रिलेशन दिखाती है। कुल मिलाकर लॉर्ड हार्डिंज ब्रिटिश इंडिया में मॉडरेट और रिफॉर्म ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाती है। लेकिन ये सब कुछ करने का दरअसल मेन मोटिव था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी राजा और नवाबों की रियासत को किसी तरह बहला फुसलाकर ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना। पर जल्दी सब कुछ बदलने वाला, जिसको तारीख अपनी पन्नों में बगावत 1857 के नाम से खून से लिखने वाली थी। साल 12 जनवरी 1848 को एक नया गवर्नर जनरल बनता है। उसका नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसी, जिसे दुनिया लॉर्ड डेलहाउसी के नाम से जानता है, जिसने हिंदुस्तान को ऐसी पॉलिसी से इंट्रोड्यूस कराया जो ब्रिटिश को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत देने वाली थी, जो तारीख ही बदल कर रख दी। इस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी एक ऐसी नीति लाई जिसमें हिंदुस्तानी राजा नवाब को बताया कि बिना असली वारिस के रियासत अब से ब्रिटिश की होगी। ये पॉलिसी अब ब्रिटिश को हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत देने वाली। 1848 के बाद लॉर्ड डेलहाउसी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से कई रियासतें छीनी जाने लगी, जिससे भारतीय राजाओं नवाबों का शासन खत्म किया जाना, जैसे सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। पर इस पॉलिसी से किसानों, दस्तकारों, छोटे छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन दे रही और उनके साथ भेदभाव भी की जा रही थी। राजाओं नवाबों के खानदान से महल छीनकर धकेले गए लोग हों या ब्रिटिश बने हिंदुस्तानी सिपाही हों या छोटे छोटे कारोबारी हो या गरीब मजलूम हिंदुस्तानी, अंदर से गुस्से की आग से भरे हुए। फिर आता है 1856। 1856 का साल समझिए पूरा नॉर्थ इंडिया बारूद के ढेर पे बैठा था। बस एक चिंगारी लगनी बाकी थी, सो आखिरकार वो भी चिंगारी लग गई। इंग्लैंड के रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री में 1853 में ब्रिटिश आर्म इंजीनियर के द्वारा बनाया गया इनफील्ड राइफल को 1857 में लॉर्ड डलहौसी ने इंडिया में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसको इस्तेमाल में लेने से पहले राइफल में कार्टिज को दांतों से काटना होता था और फिर कार्टिज के बारूद को राइफल की नली के अंदर डाला जाता। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो कार्टिज गाय
और सुअर की चर्बी से बना हुआ, जो कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम माना जाता है। इससे सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म और मजहब से छेड़छाड़ कर रही है। ये देखकर सैनिकों की सब्र का बांध टूट गया। मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण भारतीय सैनिकों में आक्रोश फैल गया और यही 1857 की बगावत का बुनियादी वजह बन जाता, जिस वजह से हुआ ये कि ब्रिटिश के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने बगावत छेड़ देती है। तो जवाब में अंग्रेजों ने बगावत कुचलने के लिए जंग का ऐलान कर देता है। इसके चपेट में सबसे पहला शहर उत्तर प्रदेश का मेरठ, फिर मेरठ से बगावत दिल्ली पहुंची। दूसरी तरफ वहां ब्रिटिश आर्मी ने पंजाब, बंगाल और बॉम्बे की तरफ अपनी फोर्स भेजकर मॉडर्न गन्स और ट्रेंड आर्मी की मदद से तबाही मचा रखी। शहर का शहर तबाह हो चुका था, लाखों लोग अपने लोगों से खो चुके थे, मकान दुकान बर्बाद हो चुका था, आम बेकसूर लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था, पेड़ पे लटका कर ब्रिटिश फांसी दे रही थी, बीच चौराहे पर गोली मारी जा रही थी और तब बगावत खत्म होने के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है।